बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। एनडीए ने 203 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन महज 34 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का तो अभी तक खाता भी नहीं खुल सका है, शून्य पर है वो। एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कुछ देर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी बता दिया है। तो ये जोरदार हमला उस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे। संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की, लेकिन जोरदार हमले में उन्होंने कांग्रेस को घेरा है, आड़े हाथों लिया है और कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। सीधे तौर पर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। कहा है कि पॉजिटिव विजन नहीं है इनका, सिर्फ नेगेटिव बातें की। पूरा कैंपेन इनका नेगेटिव कमेंट्स करते हुए भी निकला है। कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया, कभी ईवीएम पर सवाल उठाया गया और इसी तरीके से हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस संबोधन के दौरान देखा गया। मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी तक बता दिया कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई और आरोप भी लगाए। कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है। तो बिहार चुनाव के नतीजों पर लगातार हम अपने पैनलिस्ट से बातचीत कर भी रहे हैं और मेरे साथ इस बीच AK वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं जो कि LGPR के स्पोक्स पर्सन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा नवल शर्मा भी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वाजपेयी साहब, आपने संबोधन पूरा सुना, आप स्टूडियो में ही मौजूद थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा और जोरदार हमला कांग्रेस पर बोला है, मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी कांग्रेस को बता दिया है। आप ही के सहयोगी, आप तो इस बात से अग्री कर रहे होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो इतनी भी बातें कही है वो ग्राउंड रियलिटी है। अगर ग्राउंड रियलिटी नहीं होती तो शायद विपक्ष का जो ये हाल हो रहा है वो ऐसा नहीं होता। कैसे कैसे मुद्दे उठाते हैं, कैसे अपनी वाणी पे लगाम नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है उनके स्टेज के खिलाफ से। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जंगल राज की बात जो हम लोगों ने बताई और जो बिहार की जनता महसूस करती थी, उससे बिहार की जनता थर थर कांपी और उनको ये वाकई यकीन हुआ कि अगर ये लोग आ गए तो उसी तरह की हरकतें हो जाएंगी। और दूसरी तरफ काम बोलता है, जो नीतीश सरकार ने पिछले 20 सालों में किया वो वहाँ की जनता ने महसूस किया और उसका ये नतीजा है। एंड फिर डेफिशिएंसी और भी है। इस हार के कारण को उनको आकलन करना होगा, लेकिन उन्होंने आज सुबह से क्या किया, एलिगेशन लगाने, आरोप लगाने शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन को गाली देनी फिर शुरू कर दी और बिहार की जनता को एक तरीके से तमाचा मार रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ये जनादेश है। लोकतंत्र में सिर्फ एक ही चीज होती है, जनादेश का आदर करना। पॉजिटिव विजन क्यों नहीं होगा आपका? आप सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टिव क्या है आपके पास? आपने एक बात कही कि हम हर परिवार में सरकार को नौकरी देंगे। आपने ये बताया कि कैसे करोगे, कहां से करोगे, क्या पॉलिसी है, क्या विजन है आपका? तो जनता को यकीन नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम लोगों ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए और जो इस बार भी पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन दिखा और महिलाओं को यकीन हुआ, महिलाएं बाहर निकल के आई। अब तो हमको जनता ने हमको दोबारा मौका दिया है। जो बचे हुए काम है उनको हमको पूरा करना है और उनके विश्वास को और पक्का और दृढ़ करना है। मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो और यंग नेताओं में चिराग पासवान जी हो। इसके अलावा बिहार में कौन किसका बात चली है? ये 34 सीटों पे आके टिक गए हैं। हमने 125 साल पुरानी कांग्रेस को लाचार के छोड़ दिया। कहाँ 4 सीटें और कहाँ हमारी 21 सीटों की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की विजय है। बिहार की जनता को बार बार बधाई, कार्यकर्ताओं को बधाई और पूरे एनडीए के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई। गुरु प्रकाश पासवान भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। पहले तो आपको शुभकामनाएं इस जीत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वो जोश साफ तौर पर नजर आ रहा था, कार्यकर्ताओं में जोश साफ तौर पर नजर आ रहा था कि जो मेहनत की है उसका फल मिल गया है।
लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी सुबह से जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा जो है उसका जिक्र वो करते थक नहीं रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को कह रहे हैं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बुचर कर दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं टैकल किया है और कहा है कि जब आपके पास पॉजिटिव विजन नहीं होता, जब आपके पास चुनावी मुद्दे नहीं होते, तो आप इन मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव में उतरते हैं और फिर जनता उसका कुछ इस तरीके से जवाब देती है। नहीं, देखिए, बिहार के तौर पे विशेष तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि है, बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। बिहार वही भूमि है जहां से इमरजेंसी के विरोध में पहली बार स्वर बुलंद हुआ था। तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की जो विवेक है, बिहार के लोगों की जो विश्लेषण की क्षमता है, ये उस पर संदेह प्रकट करने जैसा था। आप लगातार ऐसे संस्थानों पर आक्रमण करेंगे, संविधान पर आक्रमण करेंगे, चुनाव आयोग पर आक्रमण करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पर आक्रमण करेंगे, और इस बार बिहार के 7.8 करोड़ मतदाताओं ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के अपना जनादेश दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। ये बिल्कुल ये नैरेटिव फिट बैठता नहीं है, ये शुद्ध रूप से एक नेगेटिव नैरेटिव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो मतदान हुआ, एक ऐतिहासिक मतदान हुआ है, और जो मैंडेट आया है 2010 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट देखिए आप, जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक देखिए आप, हमारे साथियों का स्ट्राइक रेट देखिए, एक अद्भुत मैंडेट मिला है। और ये मैं आशा करता हूं कि पूर्ण विराम लग जाएगा। अब ऐसी कयासों पे, ऐसे डर पे, जैसे कल का भी आपको बयान में याद दिलाना चाहता हूं, सुनील सिंह है राष्ट्रीय जनता दल के, वो वरिष्ठ नेता हैं, कोई सामान्य वर्कर नहीं है। उन्होंने कहा था और बिल्कुल डरा दिया था, कह करके धमकी दे रहे थे कि बिहार की, पटना की सड़कों पर नेपाल और बांग्लादेश जैसे दृश्य लगेंगे, वैसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। मतलब विचित्र लगता है हमें आज 21वीं सदी में, जहां पे भारत की ओर पूरा दुनिया देख रहा है, विश्व गुरु के रूप में हमारी छवि बन रही है, वहां भी इस प्रकार की बातें करने वाले लोग आज भी हैं और आज भी पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। मुझे तो लग रहा था तेजस्वी यादव जी स्वयं जिस प्रकार से ट्रेल कर रहे थे, राउंड द राउंड वो पीछे चल रहे थे, लग रहा था कि भाई युवराज बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तेज प्रताप यादव तो निपट ही गए, अब तेजस्वी यादव भी मतलब जिस प्रकार से पीछे चल रहे थे, मेहनत से ज्यादा आपको फायदा जो है विपक्ष ने करा दिया क्या? जिस तरीके के मुद्दे उन्होंने चुने, जिस तरीके का कैंपेन उनका था, कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी, उसका भी फायदा आप लोगों को मिला। नहीं, आप कह सकती हैं, लेकिन ये नैरेटिव में मैं विश्वास नहीं रखता हूं कि विपक्ष के असफलताओं के कारण हम जीते। हम मोदी जी के मार्गदर्शन, नीतीश जी का नेतृत्व, 20 वर्षों का सुशासन और चुनाव के मध्य में आपने भी देखा कि कैसे किस प्रकार के गाने चल रहे थे। आरजेडी के प्रत्याशी के विधिवत मंच पे उनके मौजूदगी में एक नाबालिग बालक के द्वारा ये बुलवाया जा रहा था, सत्ता में आवे दे भैया के मार देम कट्टा सटा करके। ये किस प्रकार का बिहार आप बनाना चाहते हैं? बिहार फ्यूचरिस्टिक हो, बिहार गतिशील हो, बिहार प्रोग्रेसिव हो, ये चिंता होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी के भाषण में। और यही चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अब से कुछ देर पहले सुना भी गया था। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर, तो उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बता दिया। सुनिए जरा एक बार। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। राजेश राठौर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से ही। प्रदर्शन आप लोगों का बिल्कुल भी सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने हमलों में कांग्रेस को जोर शोर से जो है कहीं ना कहीं अटैक किया है। साफ तौर पर आप लोगों के लिए मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी इसका इस्तेमाल किया है और आप लोगों को ये कहते हुए घेरा है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है चुनाव में। आपका पूरा पॉलिटिकल कैंपेन नेगेटिविटी के आधार पर आप लोग तैयार करते हैं कि आप वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में ले आते हैं,
तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर, जवाब दीजिए। प्रतिभा जी, जीत का ये मतलब नहीं है कि आपके उन सब कर्मों का प्रमाण मिल गया जो कुकर्म में आता है। शब्दों के चयन में प्रधानमंत्री जी जैसे बड़े व्यक्ति को दुनिया देख रहा है कि भारत का एक प्रधानमंत्री किन किन छोटी और ओछी और नीच शब्द का प्रयोग करता है जो इससे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। कट्टा, कनपट्टा, जर्सी गाय, मुजरा, भैंस, मंगलसूत्र, ये छोटी और नीच शब्द का इस्तेमाल किसने किया? देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जंगल राज का युवराज निगेटिव एक्टिविटी पर तो वोट प्रधानमंत्री जी ने माना और लगातार मांग रहे हो। आज भी प्रधानमंत्री जी जिस ओछी शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है, यही प्रधानमंत्री थे, हैं भी आज, जो एक देश के पत्रकारों को, देश के समाज सेवियों को, देश के वैसे एनजीओ कार्यकर्ताओं को नक्सल, अर्बन नक्सल भी कहे थे। प्रधानमंत्री जी उस दिन ये भी बात कहे थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल है। तो फिर जातिगत जनगणना पे मोहर क्यों लगाए? क्या प्रधानमंत्री देश के अर्बन नक्सल है? जीत के गुरूर में इतना पागल ना हो जाए प्रधानमंत्री जी, ठीक है, कि लोग उन पे मुंह मोड़ ले। जीत है, आपको हम शुभकामना, जीत की हम शुभकामना देते हैं, लेकिन विवेचना आप करिएगा, या फिर जो सुबह से मैं देख रही हूँ एक ट्रेंड कि आप लोग चुनाव चोरी को एक बार फिर से हाईलाइट कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जिक्र कर रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है चुनाव में धांधली हुई है। आपके तमाम जो लोग अब तक जुड़ते आए हैं चैनल पर वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी मैं देख रही हूँ संजय राउत का ट्वीट अभी आया है, कह रहे हैं 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, ये बिहार में दिखता है। आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया? मैंने एक शब्द पहले ही कहा कि जनता के जनादेश सिरोधार है, परंतु वोट चोरी का जो मुद्दा है वो न केवल मुद्दा है, वोट चोरी है। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो घृणित और कुकृत महाराष्ट्र में किया, जो घृणित कुकृत हरियाणा में किया, उससे वो बिहार को अछूता रख दिए। लेकिन सबके बावजूद ठीक है, जनादेश एनडीए को मिला है, उसको हम स्वीकार करते हैं, सिरोधार करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पे, जनता के लिए वो लड़ाई, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, उद्योग हो, निवेश हो, उस पर लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रतिभा जी, ठीक है, कि आज मुख्यमंत्री जी के खुशी मनाने से पहले होर लग गया है प्रधानमंत्री को खुशी मनाने के लिए कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। 2020 में भी तो प्रधानमंत्री जी जीते थे, नंबर्स में वो है, क्यों नहीं वहाँ से भाषण दिए थे? एक्चुअली आपको दिख रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, इस पर तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार को भी अभी आना चाहिए था जनता के सामने, उन्हें भी बहुत अच्छी खासी तादाद में जनता ने वोट दिया है, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं। कंचना, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कंचना यादव हमारे साथ जुड़ गई आरजेडी से। इस तरीके के नतीजों की अपेक्षा आपने नहीं की होगी, और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी जब आए हैं तो वो कह रहे हैं कि लग रहा है कि आरजेडी को साफ सूंघा हुआ है और अब कभी जंगल राज की वापसी बिहार में नहीं होगी। देखिए प्रतिमा जी, जो भी जनादेश आया है, जो भी जनमत आया है, सबसे पहले तो हम महागठबंधन में इसको देखेंगे कि आखिर में कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर नहीं चूक हुई, हम इसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। लेकिन वो जो तमाम सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए थे, चुनाव के पहले भी उठाए थे, वोट चोरी का चुनाव मुद्दा उठाए थे, वो एसआईआर का चाहे मुद्दा हो कि कितने वोट काटे गए, नए कौन ऐड हुए, कैसे ऐड हुए, कौन महाराष्ट्र से आए, कौन दिल्ली से आए, इन तमाम चीजों को भी हम देखेंगे कि आखिर में ये हम हारे हैं या हराया गया है। और अगर वोट चोरी के माध्यम से हराया गया है, जैसे महाराष्ट्र में हराया गया, दिल्ली में हराया गया, हरियाणा में हराया गया, तमाम चुनाव हमारे सामने हैं, तो अभी हमारे भाई गुरु प्रकाश पासवान जी 1975 का इमरजेंसी युग का अभी जिक्र किए थे, तो उनको यह भी बताना चाहती हूँ कि संपूर्ण क्रांति एक बार फिर से होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज क्लियर कीजिए, आप कह रही हैं कि जनादेश सर माथे है, जो जनता ने तय किया उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि अगर कोई लूप होल्स है, किसी भी तरीके का यहाँ पर चुनाव चोरी जैसा आपको कुछ भी माहौल नजर आता है, तो उसको भी आप लोगों को देखना होगा। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि लगातार आप ही के गठबंधन में शामिल दल ये कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपए दिया गया है
उसकी वजह से इस तरीके के नतीजे आए हैं। उसे आप लोग सरकारी घूस भी कहीं ना कहीं सब लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो 10,000 फ्री भी ही सही, वो 10,000 काम कर गया। वोट चोरी का जिक्र आप लोग क्यों कर रहे हैं बार बार? प्रतिमा जी, इंट्रोस्पेक्ट वो भी एक वोट चोरी में ही आता है। हम इसीलिए बोले ना कि हम हर पहलू से देखेंगे कि आखिर में चुनाव में जीविका दीदी, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 1.5 लाख लगभग जीविका दीदी इलेक्शन कमीशन में काम कर रही थी। वो किस पद से, किस ओहदे से वो इलेक्शन कमीशन में काम कर रही थी? क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी? क्या वो ऑफिसर थी? वो एक पॉलिटिकल मोबिलाइज करने के लिए नीतीश कुमार जी ने बनाया था, आपने उनको पूरे इलेक्शन में लगाया। यह भी एक वोट चोरी का अंश है। और आपने चुनाव में चलते हुए 10,000 रुपए दिए, वो पहले दे देते आप, कुछ महीने पहले दे देते आप, और साल भर देते, पूरे 5 साल देते आप। नहीं, आपने चलते चुनाव में दिया, वह भी एक वोट चोरी का मुद्दा है। और जैसा कि आपने देखा कि महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, जगह जगह से ट्रेन भर के, बस भर के लोगों को पहुंचाया गया, जो एक बार नहीं 4-4 बार एक साल में वोट कर रहा है। यह भी वोट चोरी का एक अंश है। इसलिए हम बोले ना कि हम तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने महागठबंधन में, लेकिन यह भी देखेंगे कि आखिर में हमारी गलती कितनी है, और है भी नहीं या नहीं है। और खासकर ये वोट चोरी की वजह से राहुल गांधी जी जो कह रहे थे, पहले से कह रहे थे, और एक दिन वोटिंग के पहले उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा था कि बिहार में ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा, और वो सामने दिखा। क्योंकि ऐसा नतीजे खुद भारतीय जनता पार्टी भी, वह भी उम्मीद नहीं की थी। हमारे जो मजबूत कैंडिडेट थे, जिनको कतई नहीं हराया जा सकता था, वहां पर भी हराया गया। और सबसे आप देखिए ना, छपरा नहीं, ये हालत तो कंचना ये भी पूछा जाएगा ना, ये तो तब भी पूछा जाएगा कि फ्रेंडली फाइट की भी क्या जरूरत थी आप लोगों को। पहले तो कौन किस सीट पर लड़ेगा इसको लेकर वैसे ही बहुत लंबी माथापच्ची चली, फिर आप लोगों ने बैठे बिठाए मौका दे दिया फ्रेंडली फाइट में, जो अभी तक आखिरी मेरे पास अपडेट था उसमें आप हर सीट पर पिछड़ रहे हैं। अब फ्रेंडली फाइट की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्रतिमा जी की छपरा की सीट पर सबसे स्लो काउंटिंग हो, जहां पर हर जगह नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन छपरा की सीट पर सबसे स्लो काउंटिंग हो। आप 15 घंटे में 10 राउंड भी काउंट नहीं करवा पाए। ऐसा क्यों होगा कि बीच हर चुनाव पे, हर जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, सारे स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद हुए। सारी चीजें देखी जाएंगी। हम ऐसे बिना सबूत के नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे सबूत के साथ आएंगे और बोलेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वोट चोरी लगातार हो रही है, सरकार चोरी जो लगातार हो रही है, इसके खिलाफ एक बार फिर से संपूर्ण क्रांति होगी, जो 1975 में इमरजेंसी के बाद हुई थी। क्योंकि यह भी किसी इमरजेंसी से कम नहीं है जहाँ पर जनादेश को और जनमत को चुराया जाता हो। तो ये भले आज ताल ठोकले की सरकार बना लिए हैं, लेकिन इन्हें नहीं मालूम है कि अब बिहार की जनता, देश की जनता क्या करने वाली है। इनको कतई नहीं इसका अंदाजा, और शायद आपको भी नहीं, और कोर्ट को भी अंदाजा नहीं है। महागठबंधन कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, लेकिन चुनाव चोरी हुआ है, वोट चोरी हुए हैं, इन तमाम मुद्दों को भी लगातार उनकी तरफ से छेड़ा जा रहा है। इस बीच एनडीए खेमे में जीत की जो खुशियां हैं वो मनाई जा रही हैं। वहां महागठबंधन के जो नेता है, चुनाव आयोग पर आप लगातार देख रहे हैं कि हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों तरफ से, जरा सुनिए। बिहार की जनता ने अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है। जनता का जनादेश हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। एज ए विपक्ष के तौर पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। जिस दिन सुना तेजस्वी यादव जी के मुंह से कि शहाबुद्दीन अमर रहे, उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया, नो जंगल राज, नो मोर। सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है, मुक्त होना चाहिए कांग्रेस से, और राष्ट्रीय जनता दल से भी मुक्त बिहार होना चाहिए। देखिए, जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। जंगल राज को नकार कर विकास को स्वीकारा है। नहीं, देखिए, वो तो जिम्मेदार जाहिर है कि जो ओहदे पे रहते हैं उनको लोग मानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी का जो संयुक्त रूप से नेतृत्व काम किया है बिहार की जनता के लिए, जीत का श्रेय उन्हीं को दिया जाएगा। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। जिस प्रकार से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ है और 2 पार्टियों के युवराज जिनको ने जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया।
तो दोनों ही खेमे इस जीत और हार को लेकर क्या कुछ कह रही है आपने सुना। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा भी जुड़े हुए हैं, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जैसी उम्मीद की वैसे नतीजे भी देखने को मिले, लेकिन आप सुन रहे थे कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अगर 10,000 का लालच आप लोगों ने बिहार की जनता को नहीं दिया होता, वो भी चुनाव के ठीक बीचों बीच, तो नतीजे कुछ और ही होते। फिर ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की गठजोड़ का नतीजा है कि इस तरीके के रिजल्ट आए। क्या कहेंगे? देखिए, अगर पैसा बांटने से ही किसी की सरकार बन जाती तो आज अंबानी, अदानी और भारत के उद्योगपति भारत के प्रधानमंत्री होते। सारे उद्योगपति एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिए होते और देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर दिए होते। नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार की महिलाओं के हितों का जो संवर्धन किया है वह विपक्ष को नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका तो पूरा इतिहास महिला विरोधी रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी जिस तरह की अराजकतावादी भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कर रही थी और जिस तरह चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही थी, पूरे देश ने देखा कि बिहार में किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और एक जगह से भी रीपोलिंग की शिकायत नहीं आई या रीपोलिंग का मामला सामने नहीं आया, एक भी चुनावी हिंसा की बात सामने नहीं आई। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि आज दिन भर लालू यादव जी का एक फोटो सोशल मीडिया पर चल रहा था जिसमें वो हाथ में लाठी लेकर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे कि जाओ देखना, रखवाली करना है स्ट्रांग रूम की, कहीं चोरी ना हो जाए। आश्चर्य होता है। देखिए, कोई पार्टी जब चुनाव हारती है तो चुनाव हारने के बाद आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण एक शब्द है। इनके डिक्शनरी में आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन जैसी कोई शब्दावली है ही नहीं। ठीक है। अरे ये देखिए कि आपके नेता किस रूप में जनता से पेश आए। तेजस्वी यादव जी का जो स्वरूप उभर कर सामने आया बिहार में, वो इसी रूप में उभरा कि तेजस्वी जी आएंगे, बिहार में जंगल राज लाएंगे। और तेजस्वी जी के जंगल राज के नैरेटिव को उनके प्रवक्ताओं ने और आगे बढ़ चढ़कर नहीं, मतलब आप इस बात को नहीं मान रहे हैं कि 10,000 देने का आप लोगों को फायदा मिला है? क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप ही के सामने हैं, मेरे ही सामने है, जहां पर इस तरीके की फ्रीबीज दी गई हैं और उसका चुनाव में इमीडिएट फायदा, इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिला है। देखिए, अगर आप ऐसा बोलती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप बिहार के मतदाताओं की राजनीतिक बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं नहीं बोलती हूँ ये प्लीज। नहीं, मैं विपक्ष को बोल रहा हूँ। इसको मुझे मत, मैं विपक्ष को बोल रहा हूँ। मैं विपक्ष को बोल रहा हूँ कि बिहार के मतदाता भारत में सबसे ज्यादा कौशल और जागरूक माने जाते हैं और इस बार भी बिहार के मतदाताओं ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का बेहतरीन परिचय दिया है। 2005 से ही अपनी सत्तानशीनी के बाद से ही नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं के हितों की जैसी रखवाली की है। देखिए, महिला जमात को क्या चाहिए, सोचिए जरा सा। ये बेसिक चीज विपक्ष वाले नहीं समझ पाते हैं। बस 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज। एक क्लैरिटी और दे दीजिए। मैं एक सवाल ऐड कर देती हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि ये सवाल हर कोई जान रहा है। मेरी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल भरी पड़ी है कि भाई नवल जी से पूछ लीजिए कि सीएम तो नीतीश ही होंगे ना। देखिए, हमारी मुख्य चिंता थी, हमारा मुख्य कंसर्न था कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार जी पूरे कैंपेन का चेहरा रहे। बिहार के प्रादेशिक से लेकर शीर्ष नेतृत्व ने भी नीतीश कुमार जी को चेहरा स्वीकार किया। तो जो मैंडेट मिला है वो नीतीश कुमार जी के विकासवादी चेहरे पर मिला है और सारा देश देख रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, यह जो विकासवादी जोड़ी है, उसे बिहार की जनता ने पसंद किया है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के स्वाभाविक चेहरे हैं। नीतीश कुमार जी केवल जेडीयू के नेता नहीं है, बिहार के नेता हैं और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी की नीति पर, नीयत पर और उनकी ईमानदारी पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। गुरु प्रकाश जी, आप चौथे बीजेपी नेता हैं जिनसे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि अब जेडीयू तो खुलकर कहेगा ही नहीं भाई कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और नीतीश ही होंगे, लेकिन बीजेपी के नेता खुलकर ये नहीं बोल रहे हैं। विनोद तावड़े जी का भी बयान हमने सुनाया था, जिन्होंने नतीजों के बाद मीडिया से बात करते हुए बोला कि विधायक दल तय करेगा, जो तमाम दल है एनडीए के वो मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये साफ कर दीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। प्रतिमा जी, थोड़ा 10 सेकंड में डाइवर्ट करना चाहता हूं आपके परमिशन के बाद। मैं माफी के साथ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि टाइम की बहुत कमी है, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप जो कहना चाहें ऐड ऑन कर। हाँ, नहीं, मैं अगर 10 सेकंड बोलो तो 10 सेकंड से 11 सेकंड नहीं होगा प्रतिमा जी। ठीक है। नहीं, ये कहा गया कि भाई ये वोट चोरी और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। हाँ। प्रतिमा जी, आपको भी याद होगा, आप सीनियर पत्रकार हो, 2010 में इससे बड़ा मैंडेट मिला था। क्या तब भी यही आरोप था क्या? मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आप लोग ग्राउंड से कितने डिस्कनेक्टेड हो, ये दिखाता है, इस बात से सिद्ध होता है।
और देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का विषय है, मैं प्रवक्ता हूं, पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, ये मेरा विषय है ही नहीं कि मैं तय करूं। एक संवैधानिक प्रोसेस होता है। प्रधानमंत्री जी भी जब प्रधानमंत्री चुने गए थे तो सेंट्रल हॉल में बैठक हुई थी और सभी सदन के सदस्यों ने चुना था उनको। तो यहाँ 5 पॉलिटिकल पार्टीज है और 5 पॉलिटिकल पार्टीज के सारे विधायक जीत करके आए हैं। वो सभी विधायक बैठेंगे और आम सहमति से जो भी निर्णय होगा हम सब उसका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया है, इसको लेकर के कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ लीडरशिप को लेकर के कभी भी, देखिए, मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां याद आ रही हैं, जहां वो कहते थे हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। तो जहां आत्ममंथन होना चाहिए वहां वो लोग आत्ममंथन करें, ऐसी मेरी आशा है, मेरे पास कमी है। लेकिन एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। अब आप लोगों को क्लियर मैंडेट दे दिया है बिहार की जनता ने। उम्मीद करती हूँ कि जो वादे आपने जनता से किए हैं उन्हें समय रहते ही पूरा कर लिया जाएगा, ताकि विपक्ष को भी ये कहने का मौका ना मिले कि अगले चुनाव से पहले आपने उन तमाम वादों को पूरा किया। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के 3 फैक्टर तो आप देख चुके हैं, लेकिन अब बारी चौथे फैक्टर की है। चौथा फैक्टर यानी महिला वोटर। फिर एक बार नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाने में महिलाओं के खाते में पहुंचे 10,000 रुपए के कैश ट्रांसफर ने पूरी बाजी को पलटने का काम किया। चुनाव ऐलान होने से पहले ही बिहार सरकार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। फिर पीएम मोदी ने दिल्ली से इस योजना को शुरू किया और बाद में महिला लाभार्थी की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई थी, जो बिहार की महिला वोटरों का करीब 40% है। और जानकार बताते हैं कि परिवार के हिसाब से सोचें तो ये 1.5 करोड़ महिला वोटरों को 10,000 रुपए देने का मतलब है 4.5 करोड़ मतदाताओं पर सीधा असर। इसलिए बिहार में महिला वोटरों की ताकत का अब तक जो विश्लेषण किया जा रहा था वो नतीजों में बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान से ही इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि बिहार के वोटिंग सेंटरों पर दिख रही ये भीड़ किसके लिए है। बड़ी संख्या में सुबह से ही घरों से महिलाएं निकल चुकी हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं। बात कर लेते हैं, क्या सोच करके आप लोग वोट कर रहे हैं? विकास करने के लिए। विकास के लिए क्या सोच के वोट करने आए? बिहार का विकास हो। भीड़ में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी और एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए साइलेंट वोटर की तरह काम करने वाली महिलाओं ने ही बिहार में एनडीए को भारी जीत दिलाई है। इस बार महिलाएं दिखा दी है, बिहार की महिलाएं हर जाति, कोई कास्ट मैंने नहीं रखता है, हर कास्ट की महिलाएं ऊपर उठ करके सोचा है उन्होंने। और मैं सीएम नीतीश कुमार को अपना मतलब कि मुख्यमंत्री फिर से चुन करके दिखा दिया। बहुत महिलाओं को और पहले वोटर का जो फर्स्ट वोटर है वो भी अपना भविष्य एनडीए सरकार में देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नीतीश ने सिर्फ इस बार महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं। नीतीश कुमार जब से सत्ता में है तब से बिहार की महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे अहम था कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल बांटना। साल 2006 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। स्कूली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 2,000 रुपए दिए जाते थे। इस योजना की वजह से साल 2006 से 2014 तक स्कूली छात्राओं के बीच स्कूल छोड़ने की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2006 के पहले स्कूल छोड़ने की ये दर 17.6% थी, जो 2014 में घटकर 5.7% तक रह गई थी। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। बिहार की आधी आबादी महिलाओं ने ये बता दिया है कि आरजेडी की बपौटी महिलाएं नहीं है, आरजेडी का बपौटी यादव समाज नहीं है। पूरे बिहार की आधी आबादी महिला और युवा नीतीश कुमार जी के समर्थन में है और नरेंद्र भाई मोदी जी के समर्थन में है। महिलाओं के जिंदगी की शुरुआती से लेकर के जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने जो व्यवस्था कर दी है, इससे प्रभावित होकर महिलाओं ने बम्पर वोट किया है। इस बार तो ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर परिवार के पुरुषों ने एक दूसरी पार्टी को वोट दिया, जबकि महिलाओं ने नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया। नीतीश कुमार को काउंटर करने के लिए वैसे तो तेजस्वी यादव ने भी जीविका दीदी के लिए बड़े ऐलान किए, लेकिन महिला मतदाताओं ने नीतीश कुमार के निश्चित पर भरोसा जताया और तेजस्वी यादव के अनिश्चित पर एतबार नहीं किया। 2007 में जब ये जीविका दीदी का काम शुरू हुआ था
तो उतनी सफलता साथ में लग नहीं रही थी, लेकिन 8-10 तक वो सफलता 10-11 तक सफलता नज़र आने लगी। मैंने खुद उनके साथ देखा, उनको उनके गांव देहात में जाके देखा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे उसमें काम जिस तरीके से उन्होंने किया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको जो पैसा मिला, फिर पैसा थोड़ा कम मिलता था, फिर ज़्यादा मिलने लगा और फिर और ज़्यादा मिलने लगा। तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता में उनका बहुत बड़ा योगदान। पांचवा फैक्टर, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत में पांचों पांडवों का एक साथ एकजुट होकर दिखना काम कर गया और जनता को संदेश भी पहुंच गया। आज हम अपने एनडीए गठबंधन के जो पांचों पांडव हैं अपनी शक्ति का परिचय दिए। हमने दोनों एक ही है, इनके नाम में मेरे पिता का नाम है। एनडीए के घटक दल पूरी ताकत से एक दूसरे के लिए प्रचार कर रहे थे। अमित शाह चिराग पासवान के उम्मीदवार को जिताने के लिए जोर लगा रहे थे। और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, बेलसंड के लोजपा आर के प्रत्याशी भाई अमित कुमार जी। अमित भाई आगे आइए। जबकि बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जेडीयू उम्मीदवारों की सीट पर जाकर विरोधियों पर अटैक कर रहे थे। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत जरूर हुई थी। चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें भी सुर्खियां बनी थी, लेकिन एनडीए ने उसे बहुत जल्दी सुलझा लिया था। और फिर घटक दलों ने न सिर्फ एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़कर प्रचार किया, बल्कि सबने पुरजोर तरीके से साफ किया कि उनके सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे, यानी कहीं कोई शक शंका नहीं थी। वैकेंसी कहाँ है हमारे यहाँ? कोई वैकेंसी का सवाल ही नहीं उठता है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। जीत का छठा फैक्टर, साइलेंट समीकरण। कहते हैं कि बिहार सबसे पहले जाति देखता है और उसके बाद वोट करता है। मुखर जातियों का वोट किस तरफ गया ये तो पता चलता है, लेकिन नीतीश के वोटर बोलते नहीं बल्कि चुपचाप वोट करते हैं। वो किसी को समझने का मौका नहीं देते कि उनके मन में क्या है। दरअसल नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका कोर वोट बैंक है, जो पिछले 20 वर्षों से उनके साथ चलता आ रहा है। बिहार का अति पिछड़ा वोटर उनका कोर मतदाता माना जाता है, जिसकी बिहार में आबादी सबसे अधिक 36% है। और इसी अति पिछड़े वोट बैंक पर नीतीश की पकड़ उन्हें बार बार बिहार की सत्ता तक पहुंचाती है। ओ बिहार की माता बहनों के जीत में विश्वास है, और किसानों से युवाओं तक ये रुझान बड़ी खास है। मैथिली जीत रही हमारी, मैथिली जो जीत रही, बिटिया हमारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। मेरी खुद की मेड 1 महीने में 1.5 महीने में 3 बार बिहार जाती है। वो क्यों? दोनों जा रही हैं, इसलिए जा रही हैं कि एक बार गई वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, दोबारा गई छठ पूजा के लिए, तिवारा फिर वोट डालने के लिए गए। तो रजिस्ट्रेशन तो 10,000 वाला था और 10,000 से इतना पुलकित थी वो कि उनको लग रहा था कि पूरे जहान का सब मिला।